नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम जो आपका जुलाई मंथ में होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। बता दें, ऐसे ही प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, क्लास नंबर दूसरा है। कल एक क्लास हो चुकी है, कह सकते हैं एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पहले आ चुके हैं। ठीक है, और ऐसे प्रश्न हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं और फिर आगे आने की इनकी जो है प्रबल संभावना है। इसके अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम है, हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और पर्यावरण से दोस्तों हर एक एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम के दृष्टि से यहाँ पे जो भी प्रश्न हैं सब महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपके सामने है स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या मेसोस्फीयर। तो वातावरण की जो सबसे गर्म परत होती है वो कौन सी होती है? तो बता दें आप सभी को, वायुमंडल में तापमान प्रोफाइल के आधार पर थर्मोस्फीयर जो होती है मेसोस्फीयर के ऊपर मौजूद होती है। थर्मोस्फीयर में तापमान ऊंचाई के साथ साथ जो है बढ़ता है। थर्मोस्फीयर सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण को बहुत अधिक अवशोषित करता है, जो वास्तव में सतह तक पहुंचने के लिए केवल एक अंश को छोड़ देता है। तो बता दें सभी को कि जो एक थर्मोस्फीयर होती है, सभी थर्मोस्फीयर द्वारा अवशोषित होते हैं, जो कुछ कणों को काफ़ी गर्म करने के लिए प्रस्तुत करने का कारण बनता है। और इसलिए जो होता है वायुमंडल जो होता है सबसे गर्म होता है। तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत जो होती है, अगर हम बात करें तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत जो होती है थर्मोस्फीयर होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है यहाँ पे आपके सामने दोस्तों। प्रश्न दूसरा है। यहाँ पे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, गंगटोक, शिलांग, मोसिन राम। तो यहाँ पे बताना है आप सभी को कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा मोसिन राम होगा, जो कि क्या है, वर्षा के लिए सर्वाधिक ऐसा स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मोसिन राम जो होता है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये मोसिन राम जो है मेघालय में अवस्थित है। मेघालय में स्थित है और जो अपने प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है। मेघालय के इस स्थान को दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में भी जाना जाता है। मेघालय में स्थित चेरापूंजी और मोसिन राम में सबसे अधिक जो वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मोसिन राम है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि हमारे देश के जंगलों में एक में ग्राम परिषद या जिसको पंचायत बोलते हैं, टिन नामक एक विशेष इकाई में खेती के लिए आदिवासी लोगों को भूमि आवंटित करती है। तो टिन क्या है? यहाँ पे टिन का अर्थ पूछा जा रहा है कि टिन का मतलब क्या होता है। तो बता दें सभी को, ऑप्शन दे रखा है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन जो है बीज उगाता है, वह भूमि जिसमें किसान एक टिन बीज को उत्पादित करता है, आदिवासी किसानों के लिए विशेष रूप से रूपांतरित की गई भूमि की एक इकाई या 100 मीटर गुणे 100 मीटर आयाम वाली एक भूमि। तो एक किसान जो दोस्तों, जिसमें इस प्रश्न का राइट जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कि वह भूमि जिसमें किसान जो होता है एक टिन क्या करता है, बीज को उगाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि जिसमें किसान क्या करता है, एक टिन बीज को उगाता है। और ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि जो आपकी टिन खेती होती है इसको लॉटरी खेती के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की खेती जो है मिजोरम और झारखंड, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की जो खेती है वो की जाती है। वहीं बता दें आप सभी को कि ग्राम परिषद में लॉटरी प्रणाली का जो है आयोजन किया जाता है, जिसके लिए परिवार को खेती के लिए कितनी ज़मीन मिलेगी उसका यहाँ पे निर्धारण किया जाता है। और ज़मीन पूरे गांव की न कि लोगों के अलग अलग करने की। तो बता दें आप सभी को, चिट ये प्रणाली तय करती है कि किसे कितने ज़मीन जो है यहाँ पे मिलना है। तो बांस से बना एक सुंदर तथा बड़ा अच्छी तरह किया हिलाया जाता है और उसमें से एक चिट जो है वो निकाली जाती है और उसी चिट के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि किसी को कितना खेती यहाँ पे देनी है। तो लोग टिन के आधार पर ज़मीन मांगते हैं। जिस भूमि पर हम एक टिन बीज उगाते हैं उसे दिन भूमि कहा जाता है, उसे टीन भूमि के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो किसान जो है जिस पर किसान एक टीन बीज उगाता है उसे क्या कहेंगे? टीन कहा जाता है। तो चलिए
अगले प्रश्न पे प्रश्न दोस्तों सभी प्रश्न अच्छे हैं और प्रबल संभावना है कि आपके जो आगे वाले एग्जाम्स हैं उसमें भी ये प्रश्न आपको देखने के लिए अब मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि हरी खाद का क्या अर्थ होता है? फसल में कृमिनाशक लगाना, ल्यूमिनस पौधों की हरी फसलें उगाना, मिट्टी में विघटित कार्बनिक पदार्थ जोड़ना या फसल में ताज़ा तैयार कीटनाशक जोड़ना। तो यहाँ पे प्रश्न है कि हरी खाद का मतलब क्या होता है? हरी खाद ऐसी फसलें होती हैं जो मुख्य रूप से मिट्टी की उर्वरकता और संरचना के निर्माण और रख रखाव के लिए उगाई जाती हैं। हरी खाद की फसलें ऐसी होनी चाहिए कि यह जल्दी उगाई जा सकें और लेगुमिनेसस पौधों की हरी फसलें यानी नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे लेगुमिनस पौधों की हरी फसलें उगाना ही क्या कहलाता है? हरी खाद कहलाती है। तो हरी खाद वाली कुछ फसलें हैं, उनका नाम जान लीजिए कि ढैंचा, मूंग, कापिला, खेसरी, मशरूम, चावल की फलियां, सोयाबीन, मशरूम, मटर, ये सभी क्या होती हैं? आपकी हरी खाद वाली फसलें होती हैं। जिस समय फसल को हरी खाद के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए वह सबसे अच्छा समय होता है जब वह पुष्पण अवस्था में पहुँच जाए, जब उसमें पुष्प आ जाए दोस्तों और पुष्पण अवस्था में पहुँच जाएं तो उनका हरी खाद के रूप में उपयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब कि हरी खाद का अर्थ क्या होता है? ल्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, ये क्या कहलाता है? हरी खाद कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों। इसी तरीके से आपके समझ दोस्तों अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला मैं लेके आता रहूँगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? यहाँ पे रबी की फसल के बारे में पूछा है कि कौन सी फसल है जो कि रबी की फसल है? तुअर, गेहूँ, बाजरा, ज्वार। तो आप जान लीजिए कि रबी की फसल होती क्या है। यह सर्दियों की शुरुआत से शुरू होता है और गर्मियों की शुरुआत तक जारी रहता है। कहने का मतलब अक्टूबर दिसंबर से लेके अप्रैल जून तक जो फसल उगाई जाती है वो क्या कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। रबी की फसलों में मुख्य रूप से बता दें आप सभी को कि गेहूँ, जौ और चना, तिलहन वाली फसलें जो होती हैं वो शामिल होती हैं। और पश्चिम शीतोष्ण चक्रवाती के कारण सर्दियों के महीनों के दौरान वर्षा की उपलब्धता इन फसलों की सफलता में मदद करती है। और अगर हम बात करें तो रबी की जो फसल होती है मुख्य रूप से देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया ना कि तुअर, गेहूँ, बाजरा, ज्वार। तो इसमें से कौन सा जो है रबी की फसल है? तो गेहूँ जो है क्या है? रबी की फसल है। इसके अलावा तुअर हुआ, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी आपकी खरीफ की फसल होती हैं। खरीफ की फसल होती हैं। अब खरीफ की फसल में क्या होता है जान लीजिए कि ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण जौ की फसलें हैं। ज्वार, बाजरा और तुअर खरीफ की फसलें होती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कहा कि एक किसान अपने खेत में अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस क्रिया के कारण उसके खेत की मिट्टी जो है डैश हो जाएगी, जुताई के लिए उपयुक्त, बंजर, अन्य फसलों हेतु भी उपजाऊ, केवल धान की फसल हेतु उपयोगी। तो कोई किसान है दोस्तों, उसके पास एक ही क्षेत्र है खेती का, तो जिसमें अत्यधिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करके एक ही फसल को बार बार वो क्या करता है? इसमें उगाता है। तो अंततः क्या हो जाएगा? तो जान लीजिए कि उर्वरकों का अत्यधिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करके व्यावसायिक खेती में अत्यधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। यह उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है और ऐसा करने से मिट्टी के बंजर होने में उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग की जिम्मेदारी जो है वो शामिल है। ठीक है, तो बता दें सभी को उर्वरकों में अत्यधिक और अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण मिट्टी के आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी क्या होती है? बंजर हो जाती है, फिर किसी प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती है। तो इस कारण से ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग जो है खेतों में नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हरी खाद का उपयोग करना चाहिए, गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होती है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और उसमें हर समय पे दोस्तों अलग अलग तरह की खेती जो है वो करनी चाहिए, जिससे उसकी उर्वरकता शक्ति बरकरार रहती है और उसकी बंजर
होने के कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर जो है वो संबंधित सब्जी के वृक्षारोपण से, रेशम के कीड़े के पालन से, वानिकी से या बागों में अंतर्वर्तीय फसल से। तो सिल्वीकल्चर जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो जान लीजिए कि सिल्वीकल्चर का संबंध जो है वानिकी से है। सिल्वीकल्चर वन पारिस्थितिकी और प्रबंधन का विज्ञान है। सिल्वीकल्चर रेशम कीट का पालन है। और बता दें आप सभी को कि सिल्वीकल्चर की असल अभ्यास से पारिस्थितिकी का वनस्पति शारीरिक क्रिया विज्ञान, तो इन सब में दोस्तों सिल्वीकल्चर जो होता है संबंधित किससे होता है? वानिकी से संबंधित होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड है कि सिल्वीकल्चर जो है वो वानिकी से संबंधित होता है। वहीं अगर हम बात करें कि सेरीकल्चर जो होता है वो किससे संबंधित होता है, तो सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम कीट के पालन से संबंधित होता है। तो यहाँ पे कुछ और दोस्तों विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ दी गई, उसको भी जान लीजिए कि क्या होता है। जैसे विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, जैसे विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन, पीसीकल्चर मछली पालन संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम से उत्पादन से, वहीं पे मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत कृषि से, और हार्टिकल्चर जो है बागवानी फसलें का आदि उत्पादन से, और एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन संबंधित है, और आलेरीकल्चर साग सब्जियों का उपयोग उत्पादन, और वर्मी कल्चर जो है केचुए का उत्पादन से संबंधित है। तो ये रहा दोस्तों कुछ विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, और इन विधियों से दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछ ही लेता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है दोस्तों? सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ये मिट्टी उत्तरी मैदानों और घाटियों में फैली हुई है। और बता दें आप सभी को कि ये निरीक्षण मिट्टी है जो मुख्य रूप से इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा की गई है। और जलोढ़ मिट्टी विकसित हुई है और खादर और भांगर नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो वहीं हम बात करें कि काली मिट्टी जो होती है वो क्या होती है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जो काली मिट्टी है उसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पूछ लिया कि रेगुर मिट्टी क्या होती है, तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित दक्कन पठार का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और लाल मिट्टी क्या है? तो लाल मिट्टी के बारे में जान लीजिए कि लाल मिट्टी, भारत में लाल मिट्टी फास्फोरस, नाइट्रोजन और चूने की सामग्री में खराब है। और लाल मिट्टी भारत में भूमि के एक बड़े हिस्से को आच्छादित करती है। यह भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। इस प्रश्न का राइट जवाब, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट, कोटोपाक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पे स्थित है? सिसिली में, हवाई में, इंडीज में या रॉकीज में। तो बता दें आप सभी को कि जो कोटोपाक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पाई जाती है? तो कोटोपाक्सी ज्वालामुखी इंडीज पर्वत में स्थित है। और यह अगस्त 2015 से लेकर जनवरी 2016 तक प्रफुल्लित हुआ है। यह विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है। और तो कोटोपाक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ स्थित है? तो एंडीज में स्थित है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो वहीं पे आप जान लीजिए कि ज्वालामुखी होता क्या है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी के प्रॉपर्टी में एक द्वार है। इसके माध्यम से पिघली हुई चट्टानें, गैसें, राख प्रवाह आदि विस्फोट के द्वारा बाहर की ओर उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि एक तरीके से पिघली हुई चट्टानें, गैसें, राख आदि के बाहर आने का द्वार होता है क्या? ज्वालामुखी। ठीक है, तो कोटोपाक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे स्थित है? एंडीज में स्थित है।
चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह भारत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 9850 में। तो 9850 मीटर तो ऊंचाई बिल्कुल नहीं है, इसको गलत काट दीजिए, दोनों में यही चीज़ें हैं। बच रहा है आपके पास दो ऑप्शन, तो यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है। यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। जान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ और तथ्य उसको जान लीजिए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और यह नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848 मीटर है और यह हमेशा जो है, इसकी खासियत होती है कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, अंटार्कटिका मरुस्थल, टकलामाकन मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है अंटार्कटिका का मरुस्थल है दोस्तों। अंटार्कटिका मरुस्थल जो है ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पृथ्वी पर दो सबसे बड़े मरुस्थल ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक है आपका अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान, अंटार्कटिका महाद्वीप समाहित करता है। इसका आकार जो है लगभग 5.5 मिलियन वर्ग मीटर है। और दूसरा वही सबसे बड़ा जो रेगिस्तान आर्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान, यह अलास्का, कनाडा, थाईलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और रूस के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। अगर इसकी हम बात करें साइज की, तो यह इसका क्षेत्रफल 5.4 मिलियन वर्ग मीटर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका मरुस्थल जो है सबसे बड़ा है। तो गोबी मरुस्थल क्या है, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा जानकारी। तो गोबी, जिसे गोबी मरुस्थल भी कहा जाता है, मध्य एशिया का महान रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र है। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन दोनों के विशाल भागों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। डैश से गंगा नदी निकलती हैं। तो गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती हैं? अरावली श्रेणी से, लद्दाख हिमनद से, गंगोत्री हिमनद से या मिलाप हिमनद से। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बता दें आप सभी को, गंगा की उत्पत्ति जो है उत्तराखंड में पश्चिम हिमालय की श्रेणी में गंगोत्री हिमनद से हुई है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड है, गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगोत्री हिमनद जो है, गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिले, उत्तराखंड, भारत में तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्र में अवस्थित है। यह गंगोत्री गंगा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। हिमालय में सबसे बड़ा है, जिसकी अनुमानित मात्रा 27 घन किलोमीटर से भी अधिक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका गंगोत्री हिमनद जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है, या तो गंगा नदी यहीं से निकली है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि रेगिस्तान ओकी एक वृक्ष है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह लगभग कक्षा की दीवारों जितना लंबा होता है और इसके पत्ते बहुत कम होते हैं। इसकी जड़ें कितनी गहराई होती हैं? तो यहाँ पे रेगिस्तान ओकी एक वृक्ष है जो कि कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इस लगभग जो होता है, यह लगभग कक्षा के दीवारों के जितना लंबा होता है और इसमें पत्ते जो होते हैं बहुत कम होते हैं। और यह कितने गहरी होती है? जान लीजिए कि इसकी ऊंचाई 40 गुना होती है, इसकी ऊंचाई का 30 गुना, इसकी ऊंचाई का 20 गुना या इसकी ऊंचाई का 10 गुना। तो रेगिस्तान ओके एक वृक्ष जो है यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है और यह लगभग 10 फीट क्या होता है? लंबा होता है। इसमें पत्ते जो होते हैं बहुत कम होते हैं और इसकी जड़ें जो होती हैं, इसमें जो जड़ें होती हैं, जैसे देखिए जड़ें जो होती हैं पानी के तलाश में एकदम गहराई तक चली जाती हैं, बहुत गहराई तक। और इन जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना अधिक होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है कि इसकी जो जड़ों की गहराई होती है उसके ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है, जो पानी रहता है, और स्थानीय लोग जो होते हैं उसका इस्तेमाल पीने के लिए पतली पाइप लगा के करते हैं।
चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, ताप्ती नदी, नर्मदा, गोदावरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी प्रायद्वीपीय जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसकी कुल लंबाई अगर आप जान सकते हैं तो जान लीजिए कि इसकी पूरी लंबाई जो है 6465 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 6465 किलोमीटर है। और गोदावरी की सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, मंजरा, वैगंगा और पैनगंगा और प्राणहिता। ये सभी क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी पश्चिम घाट श्रेणी में पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र से निकलती है जो अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके अधिकांश प्रवाह जो हैं प्रायद्वीपीय भारत में आमतौर पर पूर्व की ओर क्या है बहते हैं। तो महाराष्ट्र को पार करने के बाद वह उत्तरीय तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वह बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के लिए उड़ीसा से होकर जाती है और नदी की लंबाई जो है 860 किलोमीटर है। तो ये रहा दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों की अगर बात करें तो गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता है? महोगनी, इबोनी, बलूत या शीशम। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा वृक्ष ऐसा है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता क्या, जान लीजिए कि इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। एक घने जंगल भूमध्य रेखा के पास और उष्णकटिबंध के करीब के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म और वर्ष भर भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। घने पेड़ों की छतरी जंगल से दिन के समय भी सूर्य के प्रकाश को प्रवेश नहीं करने देती। इस जंगल के कुछ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ इबोनी, महोगनी और रोडवुड, रबर और सिकोना इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले सामान्य जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण होते हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के जंगलों में पाए जाते हैं। बतूत जो है शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाया जाता है। कह गया यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन सा नहीं है, तो इसमें से बता दें कि बलूत जो है वो क्या है? बलूत एक शीतोष्ण सदाबहारी वन क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि कांटेदार झाड़ियाँ डैश क्षेत्र में पाई जाती हैं? भूमध्य सागरीय, ध्रुवी, शुष्क मरुस्थल या उच्च वर्षा। तो कांटेदार झाड़ियाँ जो होती हैं कहाँ पे पाई जाती हैं? तो बता दें शुष्क मरुस्थल में पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल जलवायु अत्यधिक जो शुष्क मरुस्थल होते हैं उनकी जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। इसमें वर्षा बहुत कम होती है। यह महत्वपूर्ण मौसमी प्रभाव, यहाँ पे महत्वपूर्ण मौसमी प्रभाव जो है वो नहीं दिखाई देता है। आकाश बादल रहित और साफ होते हैं। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। और यहाँ पे इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख पौधे जो होते हैं बबूल होते हैं, ताड़ होते हैं और नागफनी होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।